नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। और देखिए हमारे सामने सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये जो ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध हो रहा है, ये कब खत्म होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को नहीं पता है कब खत्म होगा। ट्रंप जो है एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर दो कदम पीछे हटते हैं, फिर दो कदम आगे बढ़ते हैं, फिर एक कदम पीछे हटते हैं। और ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि ट्रंप चाहते क्या है। हालांकि ट्रंप चाहते हैं, ये उनके जो उनके मन के भीतर है, वो सीधा सीधा है कि हम दुनिया को डिक्टेट करें, दुनिया हमारे इशारे पर चले। लेकिन क्या अमेरिका के जो और सांसद हैं, अमेरिका के जो सीनेटर हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि यह संभव है? और जिस तरीके से ईरान ने जवाब दिया है, ईरान लगातार जो है, जिसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो दिया है। ईरान अमेरिका की तरह ताकतवर लोगों ने नहीं समझा था कि अमेरिका की तरह ईरान भी ताकतवर है। ईरान कभी उस तरह के ताकत के तौर पे दुनिया के सामने दिखा नहीं। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब लोगों ने माना कि अब अमेरिका ही है जो एक ध्रुवीय दुनिया हो गई है, और अमेरिका ने भी यही समझा। लेकिन ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है, और जिस तरह से इसको कहते हैं कि पानी पिला दिया है, तुम मेरी एक आंख फोड़ोगे, मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा, वाली जो रणनीति है, वो ईरान लेकर के चल रहा है। अमेरिका और इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका हल क्या है। हालांकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके बारे में फिर मारे जाने की खबर आ रही थी। अभी वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं और ईरान को तबाह कर दूंगा। तबाह कर दूंगा से मतलब है कि ईरान को बर्बाद कर दूंगा। नेतन्याहू ने अपनी मौत की अफवाहों का खंडन किया, और कल देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि मैं जिंदा हूं। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि बीते 20 दिनों में अब ईरान के पास यूरेनियम इनरिच करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोई क्षमता नहीं बची। देखिए, ये बड़ा झूठ है। जो नेतन्याहू है और ट्रंप है, दोनों जीते हारे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों बड़े झूठे हैं, ये साबित हो गया है। ये नेतन्याहू और ट्रंप दोनों जो बोलते हैं, वो पूरा का पूरा झूठ होता है। कल भी हमने बताया था। और ओबामा के ये जो ओमान के जो विदेश मंत्री, उन्होंने बाकायदा कहा, कर मैंने जिक्र किया था उनका, कि ओमान के जो विदेश मंत्री है, उन्होंने कहा कि वो मध्यस्थ की भूमिका में थे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच। और उन्होंने कहा कि ईरान तैयार हो गया था। ईरान ने कहा था कि ठीक है, हम 0% इन्वेस्टमेंट पे तैयार है। इसके बावजूद अमेरिका ने ये हमला बोल दिया। और ये भी कहा था ओमान के विदेश मंत्री ने कि जो अमेरिका ने किया है, ये अमेरिका की गलती है और ये अमेरिकी फ्लॉप विदेश नीति है। बाकायदा ट्रंप को कटघरे में खड़ा किया। और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश, लगभग देश जो है, वो अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। कई देशों ने, खासकर नेटो को देशों ने अमेरिका की आलोचना की। और चीन, रूस, इन तमाम देशों ने ट्रंप और इजराइल की आलोचना की है। भारत ने नहीं की। भारत जो है वो, ऐसा दिखता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो ट्रंप और इजराइल के साथ खड़े हैं। इसलिए वो मिडिल ईस्ट के देशों से तो बात करते हैं, और मिडिल ईस्ट के देशों की भाषा भी बोल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देश जो है वो ईरान को दोषी ठहरा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ईरान को धमका भी रहे हैं। हालांकि ईरान पे किसी धमकी का असर हो नहीं रहा, चाहे कोई देश हो। ईरान ने तय कर लिया है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक या तो अमेरिका सरेंडर कर दे, या हम जीवित रहें। और उनके तमाम शीर्ष के नेताओं की हत्या के बाद भी ईरान के हमले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जो फेमस विमान है, युद्ध विमान है उसका, अमेरिका का F-35, उसको फिर एक वापस एक F-35 को मार गिराया है ईरान ने। और इससे पता चलता है कि ईरान की क्षमता अभी समाप्त नहीं हुई। ये जो बोल रहे हैं नेतन्याहू और
ट्रम्प, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अंदाजा नहीं है ईरान की ताकत का उनको। और रोज, क्योंकि मीडिया उनके पास है, रोज मीडिया जो है उनके पास जाता है और रोज वो अनाप शनाप बयान देते हैं। अनाप शनाप बयान ही इसे कहा जाना चाहिए। और साफ दिखाई पड़ता है कि ये मानवता इनके लिए कोई मैटर नहीं करता है। और देखिए इसका असर जो है, जो लगातार हमले हो रहे हैं इधर से उधर, तेल और गैस के दाम जो है बुरी तरह बढ़ रहे हैं। और सऊदी अरब तक ने माना है कि अगर ये हालात बिगड़ गए, बाकायदा कहा है कि अगर ये अप्रैल तक अगर जारी रहता है हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही, तो तेल की कीमत $180 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ये सऊदी अरब कह रहा है। ये ईरान तो कह चुका है कि 200 के पार जाएगा। 200 के पार या 180 के पार जाने का मतलब है कि महंगाई बहुत भयंकर तौर पे बढ़ेगी। उसके अलावा देखिए कि कतर जो है, कतर जब ईरान के जो है गैस प्लांट पे हमला किया गया, जो सबसे बड़ा गैस प्लांट है उस पर जब हमला किया गया इजराइल के द्वारा, इजराइल ने अब स्वीकार किया कि मैंने ही हमला किया था। हालांकि वो भी ड्रामा है उसका। अमेरिका, बिना अमेरिका के साथ के वो हमला नहीं हो सकता है। ट्रम्प कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो जाहिर है नेतन्याहू उसकी भाषा बोलेगा। लेकिन कतर पे उसके बाद जो हमला किया रास लाफान पे, वो कतर को बहुत भारी पड़ा है। और केवल कतर को नहीं बल्कि दुनिया को बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक रास लाफान प्लांट पर हुए हमले का वैश्विक गैस कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। और बताया जा रहा है कि इसको ठीक करने में कई साल का वक्त लगेगा। और वहां के जो है साद अल काबी, जो कतर एनर्जी के सीईओ और ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री हैं, साद अल काबी, उन्होंने कहा है कि कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी का लगभग 17% तबाह कर दिया है ईरान ने। और इससे लगभग $20 अरब का वार्षिक राजस्व का नुकसान हुआ है। सोचिए कतर का कितना भारी नुकसान है। और राइटर्स के साथ बातचीत में साद अल कावी ने कहा कि मरम्मत कार्यों के कारण 3 से 5 सालों तक प्रति वर्ष 12.8 मिलियन टन एनएलजी का उत्पादन बाधित रहेगा। और इसका असर चीन और भारत सहित तमाम यूरोपीय और एशियाई देशों की आपूर्ति पर पड़ेगा। तो जाहिर है जो ज्यादा पैसा देगा, जिसका ज्यादा दबाव होगा, वो गैस ले जाएगा, एलएनजी ले जाएगा। क्योंकि एलएनजी ऐसे ऐसी गैस है जो आज के युग में कहें कि हर जगह उसकी आवश्यकता है। खाद बनाना हो, कोई प्लांट चलाना हो, पेट्रोल डीजल तमाम चीजें, बिना एलएनजी के कुछ संभव नहीं है। एलएनजी बेहद जरूरी। तो जो ताकतवर देश होंगे, जो ज्यादा पैसा रखते हैं, उनको जो है सप्लाई मिलेगा। और जो कमजोर हैं वो महंगे के दाम पे, कीमत पे खरीदेंगे और हमेशा वो वहां भाव बना रहेगा। और देखिए कहा है अलकावी ने कि हमलों से हुए नुकसान ने इस क्षेत्र को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। तो अभी तो एक बड़े प्लांट पे हमला किया है ईरान ने। अगर ये युद्ध जारी रहा, हमले जारी रहे, ईरान पे जैसे हमला हुआ वैसे ईरान हमला करेगा, तो सोचिए कितने साल पीछे ये दुनिया जाएगी, हम कितने साल पीछे चले जाएंगे। और हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अब कोई भी हमला नहीं होगा ईरान के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन ट्रंप की बात का कोई भरोसा करने का मतलब नहीं है। कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है अपने सैनिक बेड़े या सैनिक मूवमेंट कहिए, हॉर्मुज के आसपास बढ़ा रहे हैं। और जो अमेरिका के सहयोगी देश है, वो भी फिर से एक बार वापस, अमेरिका का दबाव है या क्या है, वो लामबंद हो रहे हैं। और वो विचार कर रहे हैं कि हॉर्मुज की तरफ बढ़ा जाए, हॉर्मुज खुलवाया जाए। भारत में उसमें एक है, ब्रिटेन फ्रांस सहित 6 देश, उसमें जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड है और जापान है। इन सब देशों ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में की गई नाकेबंदी को
हटाने के लिए एक मिशन तैयार करने पर हम विचार कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन जर्मनी और नीदरलैंड ने साफ तौर पे कहा है कि वे इस मिशन में तभी हिस्सा लेंगे जब सीज फायर हो या कम से कम संघर्ष में कमी आए। अब देखिए, ईरान सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि सीज फायर होता है, फिर जब मन करता है अमेरिका युद्ध कर देता है, किसी पे हमला कर देता है, तो या तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उस पर रोक लगे कि कोई देश किसी पर हमला नहीं करेगा, खास करके अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करेगा, या फिर अमेरिका और इजराइल दोनों को घुटने पे ला देंगे, उसके बाद ही युद्ध रुकेगा। ये ईरान का स्पष्ट कहना है। और ऐसे में क्या करेंगे ये लोग? सारे देश मिलकर के अमेरिका को, ईरान को मारेंगे? ये पॉसिबल है? फिर तो वर्ल्ड वार है। क्या रूस और चीन ये होने देगा? भारत का जो रवैया है, भारत, ये युद्ध अगर समाप्त होता तो जाहिर है कि कोई देश जो है वो ईरान और इजराइल दोनों से बात करता। नरेंद्र मोदी जी जिससे बात कर रहे हैं वो न ईरान है न इजराइल है। नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं जो देश मिडिल ईस्ट के हैं उनसे बात कर रहे हैं, या फ्रांस के हैं उनसे बात कर रहे हैं। ईरान के जो ईरान को जो घाव लगा है, देखिए, अब ईरान जो है भारत के साथ वो रिश्ता नहीं निभाना चाहता है, वो नहीं रहा भी नहीं है, क्योंकि भारत ने सीधे सीधे तौर पे ईरान को किनारे कर दिया। देखिए, अब तक जो देश की रणनीति रही, जो कूटनीति रही भारतवर्ष की, वो रही थी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यही रणनीति थी कि हम किसी खेमे में नहीं हैं, हम किसी की बर्बादी नहीं चाहते। हम चाहते हैं दुनिया में शांति रहे, हम चाहते हैं सब के आपस में मिलजुल करके तरक्की करें, आगे बढ़ें, मानवीयता की तरफ बढ़े, मानवीय सभ्यता की तरफ बढ़े। यही भारत का हमेशा अप्रोच रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस अप्रोच को चेंज कर दिया है। मोदी जी का मानना है कि अब हम उनके साथ नहीं हैं जहां वैल्यू की बात होती है, बल्कि हम उनके साथ हैं जो पैसों की बात करते हैं, जो अमीर हैं, जिनके साथ हम जो है बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि बड़ा, देखिए, चाबहार एयरपोर्ट जो, क्षमा करेंगे, चाबहार पोर्ट जो था जिसमें भारत शामिल था उसके निर्माण में, तो बहुत बड़ा भारत के लिए फायदेमंद सौदा था। लेकिन मोदी जी ने उससे भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो अमेरिका का दबाव था या क्या था वो तो वही जाने, लेकिन चाबहार पोर्ट जो है, जो बंदरगाह है, उससे होता क्या कि हम बिना पाकिस्तान को अलग करके हम उस रास्ते जो है दुनिया के देशों में जा सकते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने उससे हाथ खींच लिया तो जाहिर है हम निर्भर हो गए हैं वापस एक बार पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ। उसके अलावा देखिए कि जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, उसमें फिर से ऐसा लग रहा है कि सत्ता संतुलन जो है वो खतरे में है। और मिडिल ईस्ट पूरा निर्भर है, गैस और तेल के लिए आप मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, मिडिल ईस्ट अमेरिका के खेमे में है। फिर दूसरा है जो खाद है, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जो और दवाइयां हैं, इन सब पे भारत कम से कम निर्भर है चीन पर। और चीन अगर ताकतवर होता है तो ये भी भारत के लिए खतरा है। ईरान, रूस, दो हमारे ऐसे सहयोगी थे जो हमेशा दुनिया के सामने, हमारे सामने जब खतरे आते थे दुनिया के नक्शे पर, तो वो देश हमारे लिए बीच बचाव का काम करते थे। और तमाम देश हमारे लिए, चूंकि हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे, लेकिन जिस तरह से ईरान का जो अभ्यास के लिए जहाज आया हुआ था, उसमें निहत्थे सैनिकों को मारा गया, उसको डुबाया गया, और ट्रंप ने खूब तारीफ बटोरी उसके लिए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 3 जहाज जो है भारत ने ईरान के रोक रखे हैं, और ये कहा गया कि अमेरिका के कहने पर रोक रखा। भारत ने कहा कि ये बिना इजाजत के घुसा था। इस बात को लेकर के भी ईरान नाराज है, और ईरान ने जो है हॉर्मूज को रोक रखा है भारतीयों के लिए भी। और बाकायदा ईरान ने कहा है कि जो देश हमारे समर्थन में है उनके जहाज तो जाएंगे, लेकिन बाकियों को हम जाने नहीं देंगे। और भारत के जहाज फंसे हुए हैं। 2 जहाज जो आए थे वो जो ईरान के
राजदूत हैं भारत में, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जो है नागरिक हैं, जिन्होंने संवेदना जताई खामनेई की मृत्यु पर, जिन्होंने संवेदना जताई ईरान पर हमले के खिलाफ, उनको उनके लिए है। लेकिन भारतीय मीडिया में खूब चल रहा है। अब जो है ये भी चल रहा है, मैं देख रहा था कि कोई भारत का कोई अधिकारी बयान भी दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि भारत जो है अपनी हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए अपने सिपाही भेजेगा, अपने सैनिक भेजेगा, नेवी जाएगी। अब देखिए क्या करेगी नेवी, और क्या प्लानिंग चल रही है वो बताना आसान काम है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो कदम है जब से वो आए हैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे, अगर शुरुआत से जिक्र करें तो याद कीजिए नोटबंदी। नोटबंदी में कौन सा दावा नहीं किया गया? नोटबंदी में कहा गया था कि काला धन बाहर आ जाएगा। नोटबंदी करते समय कहा गया था कि जो आतंकवाद है उसकी कमर टूट जाएगी। नोटबंदी समय करते समय कहा गया था कि नकली नोट भरे पड़े हैं, उस चलन से बाहर करेंगे उसको हम। लेकिन तीनों में से कुछ नहीं हुआ। न नकदी कम हुई, नकदी तो बल्कि दुगनी हो गई, और काला धन भी उसी तरह से बढ़ा हुआ है। वो चाहे कोई कर्मचारी जो है वो क्लर्क हो, उसके पास 500 करोड़ 600 करोड़ निकलते हैं। कलेक्टर हो तो 1500 करोड़ रुपए मिलते हैं उनके पास। नेताजी के पास तो छापा पड़ता नहीं, इसलिए पता नहीं चलता है। और नेताजी का जो है हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी अटैच करती है, फिर जो है नेताजी चले जाते हैं बीजेपी के साथ, और वो अटैच अटैच की हुई प्रॉपर्टी जो है फ्री हो जाती है। ईडी कहती है कोई आरोप नहीं है, कोई आधार नहीं है, या कोर्ट जो है उसको खारिज कर देता है, कोई आधार ही नहीं है, कैसे केस करेंगे आप। लेकिन ढोल पीटा जाता है, डराया जाता है। बिहार में भी वही हो रहा है, अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। खुलेआम, जिसको कहते हैं खुला खेल, फर्रुखाबादी, कोई डर नहीं है। आम आदमी से डर है ही नहीं नरेंद्र मोदी सरकार को। आम आदमी नोटबंदी में भी सड़कों पर थे, लंबी लंबी लाइनें थी, ढेर सारे लोग मारे भी गए थे। कोई हार्ट अटैक से, कोई किसी और कारण से, कोई धूप से, कोई सदमे से कि अरे बेटी का ब्याह है, पैसा कहाँ से लाए। अपना पैसा, अपना कमाया हुआ पैसा, व्हाइट मनी लोग लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे, दिनों दौड़ते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी जी उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए, पब्लिक उत्तरोत्तर नीचे घटती गई। फिर उसके बाद देखिए कि आया एक दौर जो कोरोना काल था। मोदी जी चुनाव कराते रहे, चुनाव होता रहा, सब होता रहा, रैली होती रही। उसके बाद मोदी जी को अचानक लगा कि अब जो है बंद कर देना चाहिए, लॉकडाउन कर देना चाहिए। लॉकडाउन उन्होंने कर दिया। लॉकडाउन करने के बाद अचानक लॉकडाउन, कोई पहले सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, कोई तैयारी नहीं। लेबर सारे जो है दुनिया भर में ही, पूरे देश भर में जो लेबर दूसरी जगह स्थानांतरित थे, वो अपने अपने गांव लौटने लगे। कोई साधन नहीं उनके जाने का, पैदल लौटे। कितने लोग बीच में मारे गए, कितने परेशान हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लॉकडाउन में 50 लाख के करीब बताया गया लोग मारे गए। कहीं सिलेंडर नहीं मिला, कहीं गैस नहीं मिली, कहीं अस्पताल नहीं मिला, कोई बिना इलाज के मर गया, कोई इलाज करा करके लूट गया फिर उसके बाद मर गया। कोई फर्क नहीं पड़ा देश को। नरेंद्र मोदी फिर चुनाव जीत गए। उसके बाद देखिए कि अब वो कहा गया कि पहले नोटबंदी, फिर तालाबंदी, अब गैस बंदी। उसके बाद खाद बंदी आएगी, अभी गैस बंदी। गैस बंदी में देख लीजिए कि गैस जो है वो हाहाकार मचा हुआ है देश में। ब्लैक में मिल रही है गैस, 600 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। कहा जा रहा सिलेंडर में जो गैस भरी जा रही है वो भी पूरी नहीं है, 4 किलो कम है। एक वीडियो कल वायरल हो रहा था जिसमें बताया कि जो 14 किलो के आसपास गैस होनी चाहिए वो 10 ही किलो है। फिर ये भी खबर आई कि जो है गैस आपके नाम पे बुक हो जाती है और डिलीवर भी हो जाती है। आपके घर गैस आती नहीं है, आप बुक भी नहीं करते हो। आप बुकिंग हो गई पहले, डिलीवर हो गई, इसके भी सूचना आ गई, लेकिन आपके पास गैस नहीं, यानी गैस ब्लैक किया जा रहा है। गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग दिनों खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, रो रहे हैं। कोई महिला रो रही है कि हम 5 दिन से कुछ खाना नहीं खाए हैं। कोई कुछ है, कोई कुछ है। और एक बड़ी आबादी फिर जो है अपने गांव लौट रही है, जो मजदूर क्लास है, जो आता है, जो ब्लैक का गैस यूज करता है ज्यादातर। क्योंकि नंबर से गैस लेना जो है 6 5 6 हज़ार रुपया खर्चा है उसका, एक मुश्त। तो वो फिर कहाँ कहाँ नंबर नंबर लेने के लिए आपको
स्थायी पता देना पड़ेगा, क्या क्या देना पड़ेगा, वो नहीं है। तो ब्लैक में खरीदते हैं वो सिलेंडर। वो छोटा ले लेते हैं चूल्हा, जो चूल्हा और सब काम करता है एक साथ, और उसकी गैस भरवाते हैं। वो पहले तो कहा जाता है कि 100 150 रुपये लगता था, अभी 300 400 500, वो भी नहीं मिल रही है गैस। तो जाहिर है लोग जो है अपने गांव लौट रहे हैं। और फिर एक बार लोग जो है अपने गांव के रास्ते, ट्रेनों में भर के लोग जा रहे हैं, मजदूरों से बात कर रहे हैं लोग, तो पत्रकार तो मजदूर बता रहे हैं कि क्या करें, गैस है नहीं, गैस मिल नहीं रही है, चूल्हा जलाने नहीं देते हैं, धुआं निकलता है, इसलिए तो घर ही जाना पड़े। लेकिन मोदी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो कि मोदी जी देश को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा रहे हैं, देश सबसे आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के आगे भी है, 2 4 सालों में हमारा देश चला जाएगा। और 2047 तक तो उनका है ही आइडिया। 2047 में अचानक, अभी कोई रोड मैप नहीं है, 2047 में अचानक चमत्कार होगा और हमारा देश जो है अमेरिका के आगे खड़ा हो जाएगा। अमेरिका हमारे तलबे चाटता नजर आएगा। ये मोदी जी कह रहे हैं, आरएसएस के लोग कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं, और हमारे पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि भविष्य तो हम जानते नहीं। ज्योतिषी भी कह रहे हैं कमाल होने वाला है और विश्व गुरु बन के रहेगा हमारा देश। कैसे बनेगा, वो ज्योतिषी जी को भी नहीं पता, वो कितने बड़े गुरु हैं वो उनको नहीं पता है। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी बंगाल चुनाव में बिजी है, असम चुनाव चल रहा है, अभी ईद का समय है, आज या कल में ईद है। आज तो ईद नहीं है, कल है शायद, अब कल पता चलेगा शाम में। तो लोग जो है वो धमका रहे हैं। उत्तम नगर है वहाँ दिल्ली तरफ, वहाँ बताया जा रहा है कि लोग भयभीत हैं, घर छोड़ करके भाग रहे हैं, धमकी दी गई है, वगैरह वगैरह है। और कहीं कोई जो है रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। अब गैस का दाम कितना बढ़ेगा ये किसी को अभी अंदाजा नहीं। जब गैस का दाम दुगना हो जाएगा तो जाहिर है, दुगना भी नहीं भी होगा तो गैस का दाम अभी 60 रुपये बढ़ा है, 100 रुपया और बढ़ाया जा सकता है। डीजल के बारे में कहा जा रहा है, डीजल पेट्रोल 15 रुपये से 20 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ज्यादा भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर दुगना हो जाएगा तो जाहिर है बढ़ाएंगे, क्योंकि गैस और डीजल सब्सिडी तो है नहीं, सब्सिडी अब लिमिटेड लोगों को है, सरकार सब्सिडी से दूर भाग रही है, और आम आदमी को झेलना पड़ेगा। आम आदमी विवश है, क्योंकि एक एक आदमी करके बोलेंगे, बाकी भक्त, भक्त जो है खुश हैं। भक्त के जब पीठ पर लात पड़ती है तो केकियाने लगते हैं वो भी। हर कोई केकियाएगा, वो भी मनुष्य है बेचारा वो। अब अंधभक्ति में भले वो जय जयकार कर रहा है, उसको अपनी मौत नहीं दिखाई पड़ रही है, उसके अपने दुख नहीं दिख रहे हैं। वो इसमें खुश है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, और अब स्वर्ग जो है धरती पर उतार लाएंगे, सब स्वर्ग चले जाएंगे। वो इसमें जी रहे हैं। तो 2047 जैसे जो है हमारे सपने में है। सब अभी 12 साल 13 साल में देश कहाँ पहुंचा है वो बताने में अक्षम है। देश जहाँ पहुंचा है वहाँ ये है कि हर तरफ व्यवस्था है, हर तरफ दुख है, महंगाई है, मारपीट है, हिंसा है, न्याय नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मंत्री मस्त है, लेकिन भक्त जो है खुद खुश है। ये हालत है। अब देखिए, अभी इससे जब उभरिएगा तो खाद का, कल भी मैंने जिक्र किया था, खाद का भी समय नहीं है। खाद की भयंकर किल्लत होने वाली है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अभी से ईरान ने जो है, जो अपना घरेलू बाजार, चुके उसका भी इन्वेस्ट अपना इस्तेमाल है, तो फर्टिलाइजर के लिए गैस की बड़ी जरूरत होती है, एलएनजी की जरूरत पड़ती है। और एलएनजी चूंकि चीन का भी बाधित होगा है, तो वहां भी दिक्कत आएगी। तो रिपोर्ट ये बता रही है, रिपोर्ट के अनुसार मार्च में बीजिंग ने नाइट्रोजन और पोटेशियम मिश्रित खाद और कुछ फॉस्फेट वाले उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। कि अब जो खाद जो है, आप जान लीजिए कि भारत बड़ा खाद आयातक देश भी है, खाद भी मंगाता है, और वो चीन से उसका कच्चा माल आता है। चीन पे हम बुरी तरह निर्भर हैं, जैसे गैस पे मिडिल ईस्ट पे निर्भर है, वैसे ही खाद, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम जो है, मोबाइल, कंप्यूटर, इंडक्शन, इन सब चीजों के लिए हम चीन पर आश्रित हैं। चीन से कच्चा माल आता है, यहाँ उसको असेंबल किया जाता है और आपके घर तक पहुंचाया जाता है। और मोदी जी कहते हैं कि भारत जो है कितना बड़ा हब बन गया है, निर्माण करता है, और यही यहाँ बनाते हैं, कुछ यहाँ बेचते हैं, कुछ विदेश में भेज देते हैं। तो पता लगता है कि हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम
टीवी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तेल हम ईरान ईरान से लाते हैं, तेल हम रूस से लाते हैं, अब अमेरिका से लाएंगे और उसको बेचेंगे साफ करके। हम ट्रेडिंग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। राहुल गांधी को कभी कभी सुन लिया कि ये बहुत ईमानदारी से बहुत सच बोलते हैं। राहुल गांधी भले एक कुशल संगठक न हो, लेकिन एक जानकार व्यक्ति राहुल गांधी है। राहुल गांधी के पास भ्रष्ट नेताओं की भीड़ है, अंधे नेताओं की भीड़ है, वो संघी नेताओं की भीड़ है, लेकिन राहुल गांधी के पास जानकारी सही है, इसमें इनकार, इससे दो राय नहीं है। और मैं इसलिए राहुल गांधी की ढेर सारी बातों से सहमत रहता हूँ, क्योंकि वो जानकार व्यक्ति है, ईमानदारी से बोलता है। अब ये अलग बात है कि ईमानदारी किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको बेईमानी पसंद है। जो जितना झूठ बोलेगा, हम झूठ पे आश्रित हैं। झूठ ही हमारे लिए जो सपना है, और झूठ की जिंदगी हमारे लिए बड़ी प्रिय जिंदगी है। कोई बोले कि धनंजय कुमार बहुत सुंदर हो तो हम खिल जाते हैं, धनंजय कुमार आप बहुत बढ़िया बोलते हो तो हम खिल जाते हैं, धनंजय कुमार आप क्या दिखते हो तो हम खिल जाते हैं। हमें ये अंदाज नहीं होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि आप इन 12 सालों में महंगाई घटी है या बढ़ी है। शेयर बाजार का हाल तो भयानक। कल बुरी तरह शेयर बाजार गिरा और कहा गया कि 22 साल में पहली 22 महीने में पहली बार इतना गिरा है, पिछले 22 महीने में। हालांकि आज शेयर बाजार थोड़ी बेहतर पोजीशन में है, लेकिन वही है, एक दो दिन बीच में थोड़ा ठीक रहेगा और अचानक जो है 5% 6% शेयर गिर जाएगा और कहानी जो है लटक करके वहीं रह जाएगी। लोग कह रहे हैं शेयर बाजार वाले की ऐसे वक्त में एंट्री के लिए बढ़िया। देखिए आज शेयर बाजार थोड़ा बेहतर पोजीशन में है, 727 अभी सेंसेक्स जो है पॉइंट ऊपर है। कल तो जो है 2500 के करीब जो है सेंसेक्स नीचे चला गया था। तो ये है। अब खाद जब नहीं भेजेगा, खाद की वो जो निर्यात नहीं करेगा चीन, तो जाहिर है मुश्किल आएगी। और इसमें देखिए कि पिछले साल की तुलना में लगभग आधा से लेकर 3/4 हिस्सा अब प्रतिबंधित हो गया है। तो सोचिए कितना नुकसान होने वाला है। और ये भी जान लीजिए कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा खाद निर्यातक देश है। तो खाद के लिए चीन पर, गैस के लिए कतर पर हम डिपेंडेंट हैं, और पैसे के लिए वर्ल्ड बैंक पर यानी अमेरिका पर, हथियार के लिए और हमको प्रोटेक्ट करेगा उसके लिए इजराइल पर। तो हम किसी की पीठ पे अटके हैं, लटके हैं, दिमाग भी हमारा कोई और हैंडल कर रहा है। तो ये जो है आपदा में जो अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, वो आपको कहाँ पहुंचा दिया उन्होंने, ये आप देखिए, नहीं देखिएगा तो आगे दिखेगा। गर्मी का एहसास जो है वो अंधों को भी होता है, मूर्खों को भी होता है। अब जो थोड़े आंख वाले होते हैं, जो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, थोड़ा पहले भांप लेते हैं कि ये गर्मी आने वाली है, तो उसका इंतजाम कर लेते हैं। मूर्ख और अंधे नहीं भाप पाते। जब हाथ जलता है तब उनको लगता है अरे यार ये तो गर्मी आ गई, जलने लगे, तो वो गैस ढूंढने तो पंखा ढूंढने निकलते हैं। तब पंखे की कीमत बहुत बढ़ जाती है। फिर ये जो बड़ी आबादी जो भागती रहती है इधर से इधर, इधर से इधर, तो वही आबादी है, क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहाँ जा रहे हैं हम। और जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, जातिवाद करते हैं, वो मजे से हैं। उनके बेटे मजे से हैं, उनकी पत्नी मजे से हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स मजे से हैं, एप्स्टीन फाइल वाले मजे से हैं, मंदिर वाले मजे से हैं, मस्जिद वाले मजे से हैं, सब मजे से। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं शाम की चौपाल में 9 बजे।